Hey, welcome back to another video of this playlist. So in this video, I'll be talking about how you should approach anatomy in your first year. So इस वीडियो में मैं थ्योरी के बारे में बात करूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके बाद उसमें हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे. So इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बेसिक वर्कफ्लो के बारे में बताया था कि आपका एक बेसिक अप्रोच कैसा होना चाहिए किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो पहली बार, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो बेसिक अप्रोच आपका किस तरह का होना चाहिए और उसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर के देख लो, इस वीडियो को पॉज करके एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना. ओके, तो आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा अगर आपने नहीं देखा था तो अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनाटॉमी को कैसे अप्रोच करना है वो देखते हैं. एनाटॉमी को हम लोग ब्रॉडली 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सुपेक्स, थोरैक्स, एब्डोमेन, ब्रेन, हेड एंड नेक और इन्फेक्स. ये तो आपके ग्रॉस एनाटॉमी के पार्ट हो गए. इसके बाद हो गया आपका एम्ब्रायोलॉजी और इसके अलावा बच गए हिस्टोलॉजी और जनरल एनाटॉमी. तो हिस्टोलॉजी के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल वाली वीडियो में बात करेंगे एंड जो जनरल एनाटॉमी है उसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है. इसमें बेसिकली बोन स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ टिश्यूज एंड टाइप ऑफ ग्लैंड्स एंड टाइप ऑफ जॉइंट्स वगैरह ऐसी चीज़ें दे रखी है. तो जहाँ मेरे को लगेगा कि वो बताना ज़रूरी है उसके बारे में वहाँ मैं ज़रूर बता दूँगी उसके बारे में आपको. बट मेनली आप उसको खुद से पढ़ सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है. ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि एनाटॉमी के लिए आपके 2 पेपर है, मतलब हर सब्जेक्ट में आपके फर्स्ट ईयर के 2 पेपर होने वाले हैं. तो पहला पेपर में यूजुअली सुपेक्स, थोरैक्स, एब्डोमेन, एम्ब्रायोलॉजी और जनरल हिस्टोलॉजी आता है. मैंने यूजुअली इसलिए बोला क्योंकि ये चेंज भी कर सकते हैं. जैसे हमारे केस में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन था टॉपिक्स का और हमारे सीनियर्स के केस में डिफरेंट था. तो मे बी ये हो सकता है कि हमारा जो करिकुलम था वो कम्प्लीटली न्यू था इसलिए ऐसा हुआ. हो सकता है आपका चेंज हो या ना भी हो. तो यूजुअली ये ट्रेंड रहता है, पहले पेपर में सुपेक्स, थोरैक्स, एब्डोमेन, एम्ब्रायो और जनरल हिस्टोलॉजी आती है और सेकेंड पेपर में आपका इन्फेक्स, हेड एंड नेक, ब्रेन और न्यूरो एनाटॉमी, देन जनरल एनाटॉमी और जेनेटिक्स ये आते हैं. तो फर्स्ट पेपर में मेजर जो वेटेज रहता है वो एब्डोमेन का रहता है. सिंस एब्डोमेन काफ़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें टॉपिक्स है, उसका कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका वेटेज जो ज़्यादा है उसके क्वेश्चंस उससे ज़्यादा आते हैं. बट ये भी वेरी कर सकता है. जैसे यूजुअली थोरैक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे बट हमारे पेपर में थोरैक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे. इनफैक्ट सुपेक्स से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आए थे. तो ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक को आपको निगलेक्ट करना है, बट हाँ एब्डोमेन का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है फर्स्ट पेपर में. एंड वैसे ही सेकंड पेपर में हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है बाकी कंपैरिजन में. सो ये है बैकबोन, बेसिकली वो बेसिक वर्क फ्लो जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था. तो इसको कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया अपने लास्ट वीडियो में, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो. तो सबसे पहले सुपेक्स से स्टार्ट करते हैं. सुपेक्स को कम्प्लीटली जो सुपेक्स पार्ट है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया आपका बोन्स, देन आर्टरीज, नर्व्स, जॉइंट्स. अब बोन्स में मेनली आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो है मसल अटैचमेंट, देन नर्व सप्लाई एंड एक्शन. तो मसल अटैचमेंट में ओरिजिन एंड इंसर्शन दोनों चीज़ें ही आपको ध्यान से देखनी है जो भी बोन्स का आप देख रहे हो, और इसी ऑर्डर में आपको करना है. मसल अटैचमेंट पहले देखो, देन उसके नर्व सप्लाई एंड फिर उसके एक्शन. बहुत लोग ऑपोजिट ऑर्डर में भी करना पसंद करते हैं क्योंकि क्लिनिकल हो जाता है वो थोड़ा, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो वो एक डिफॉर्मिटी के साथ आएगा. मान लो कि वो फ्लेक्स नहीं कर पा रहे अपनी एल्बो, तो फ्लेक्शन के लिए कौन कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल है. तो आपको पहले उस मसल का एक्शन पता होना चाहिए कि बाइसेप्स, अच्छा ठीक है बाइसेप्स आपको फ्लेक्शन में हेल्प करता है, तो बाइसेप्स का एक्शन है फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो. वो कौन कौन से नर्व से उसको सप्लाई किया जाता है जहाँ कि आपको पता चले कि कौन से नर्व के इंजरी के कारण ये पैरालिसिस हुआ है इसके बाइसेप्स मसल में, या किस तरह की प्रॉब्लम के कारण ये इसका बाइसेप्स मसल काम नहीं कर रहा है, क्यों उसका फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है. देन हो गया आर्टरीज. आर्टरीज में आपका कोर्स. तो आर्टरीज जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसा करना कि पूरे सुपेक्स के आर्टरीज एक जगह पूरा इकट्ठे करके लिख करके फिर पढ़ना, क्योंकि आर्टरीज में मेनली आपका जो कोर्स है वही इंपॉर्टेंट होता है. तो ऐसा कर सकते हो आप कि पूरा जब आपका सुपेक्स कंप्लीट हो गया उसके बाद यूजुअली बुक्स में भी मिल जाएंगे आपको, या फिर आप खुद से भी बना सकते हो एक आर्टरी का, हर एक आर्टरी का जो भी आपके सुपीरियर एक्सट्रीमिटी में जितने भी आर्टरीज है उन आर्टरीज का कोर्स आप अपने नोटबुक में बना लो, एक स्कीमेटिक डायग्राम. तो मैंने खुद के पढ़ने के लिए एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाया था, एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया था. तो अगर आपको वो देखना है तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के देख लेना. ठीक है, तो ये हो गया आर्टरीज में आपको कोर्स देखना है. देन नर्व में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोर्स एंड सप्लाई.
कौन से मसल को वो सप्लाई कर रही है एंड उसका क्या कोर्स है। तो नर्व का कोर्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्लिनिकल्स आपको आ सकते हैं। और ये जो सप्लाई यहाँ पे आपने देखा नर्व सप्लाई, और यहाँ पे जो नर्व सप्लाई थी मसल वाली, तो इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो। और इंटरलिंक करके पढ़ने से मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद रहती है। मतलब मेरे हिसाब से जब आप दो चीज़ को इंटरलिंक करके पढ़ रहे हो ना, तो अगर आपको पहली चीज़ याद नहीं है और दूसरी चीज़ याद है तो दोनों चीज़ आपको याद आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स नर्व ABCD 4 मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो अगर आपको पूछा जाए कि ए मसल को कौन सप्लाई कर रहा है तो एटलीस्ट आप एक्स नर्व का नाम बता सकते हो। तो ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ने से चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद रहती है। एंड फाइनल है आपका जॉइंट में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक हो गया आपको कंपोनेंट, देन एक्शन एंड टाइप। कंपोनेंट्स मतलब उस जॉइंट को फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके बोन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए, सपोर्टिंग मसल्स वगैरह हो गए। तो ये हो गया कंपोनेंट। फिर उस जॉइंट का क्या एक्शन है, वो किस टाइप का जॉइंट है वो, और ये जो टाइप ऑफ जॉइंट है ये भी बेसिकली आपका जनरल एनाटॉमी का पार्ट हो गया। ये जो मैंने सारे में CCC लिख रखा है ये है क्लिनिकल। तो क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल हर पार्ट में ही आपको लगेगा। जब भी आप किसी भी से रिलेटेड आंसर्स लिख रहे हो तो क्लिनिकल ज़रूर ऐड करना उसमें, भले ही वो आंसर्स में क्वेश्चन में लिखा रहे या ना लिखा रहे, यू शुड ऐड क्लिनिकल्स। और पढ़ते वक्त भी आप क्लिनिकल को देख करके पढ़ोगे तो आपके लिए भी क्लिनिकली उस चीज़ को कोरिलेट कर पाना आसान रहेगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सो टू सम अप सुपेक्स, तो सुपेक्स में बेसिकली 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं, बोन्स, आर्टरी, नर्व एंड जॉइंट्स। बोन्स में आपको मसल अटैचमेंट, एक्शन, नर्व सप्लाई ध्यान देना है। देन आर्टरीज में आपको बेसिकली कोर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन नर्व के केस में कोर्स एंड सप्लाई, एंड जॉइंट्स के केस में उसके कंपोनेंट्स, टाइप्स एंड एक्शन। अगर बुक की बात करें तो मैंने BDC से की थी, और रेफरेंस के लिए आप फॉरेन ऑथर की बुक रख सकते हो जैसे ग्रेज एनाटॉमी। तो अब हम लोग थोरैक्स देखते हैं। तो थोरैक्स के लिए भी मैंने BDC यूज़ करी थी और रेफरेंस में ग्रेज एनाटॉमी रखा था। तो थोरैक्स में स्टार्टिंग हो रही है विसरा की, थोरैक्स से स्टार्टिंग है विसरा की। तो विसरा में मेनली आपके हार्ट, लंग और डायफ्राम आ जाते हैं। तो उसमें विसरा इंपॉर्टेंट है थोरैक्स में। देन इनलेट, आउटलेट या फिर एक बेसिक ओवरव्यू, इनलेट के क्या बाउंड्रीज है, आउटलेट के क्या बाउंड्रीज है, उससे क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, इनलेट से क्या स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, आउटलेट से क्या स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन नर्व्स इंपॉर्टेंट है। नर्व्स में बेसिकली जो इंटरकॉस्टल नर्व्स है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके एक थोड़े बहुत ब्रांचेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन वेसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेसल्स में दोनों आपके आर्टरीज और नर्व दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज जो इंटरकॉस्टल आर्टरीज है वो इंपॉर्टेंट है, उसके कौन कौन से ब्रांचेस है। प्लस एक चीज़ जहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है वो ये है कि कौन सी इंटरकॉस्टल आर्टरी कौन से मेन आर्टरी का ब्रांच है। तो ये भी ध्यान देके आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एंड देन वेन्स में अजाइगस वेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा इंटरकॉस्टल वेन किस वेन में जाकर के डायरेक्टली ड्रेन कर रहा है। और ये जो विसरा, नर्व एंड वेसल्स है ना, इसको मिला करके आपका थोरैक्स का 90% हो जाएगा। और थोरैक्स में एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि विसरा जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो उसके रिलेशंस, और वो बहुत कंफ्यूजिंग से लगते हैं। तो आप ज़रूर अपना एटलास लेके बैठना अपने साथ। अब आप डिजिटल किसी एटलास को लेके पढ़ रहे हो अपने मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड में, या फिर बुक लेकर के पढ़ रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस एटलास लेकर के ज़रूर बैठना, ठीक है। तो बोन्स में 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट रिब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन रेस्ट ऑफ द रिब्स, देन थोरैसिक वर्टिब्रा एंड स्टर्नम एंड सेफॉइड। तो ये सारे जो बोन्स है वो प्रैक्टिकल में बेसिकली आपको पूछे जाएंगे। तो टू सम अप थोरैक्स, तो थोरैक्स में आपका आ गया विसरा, देन इनलेट, आउटलेट का बेसिक ओवरव्यू, देन नर्व, आर्टरी। नर्व में बेसिकली आपका इंटरकॉस्टल नर्व्स, इंटरकॉस्टल आर्टरी, देन वेन में अजाइगस वेन, देन बोन्स हो गए आपके। तो अब हम लोग आते हैं एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन में मैंने AKD यूज़ करी थी या और BDC से थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो एब्डोमेन बहुत बड़ा पार्ट है, उसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं, इसीलिए मैंने AKD से उसको पढ़ा था, और थोड़ा बहुत कहीं कहीं भी मैंने BDC भी रेफ़र करा था। तो आप चाहो तो उसको AKD से पढ़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो BDC से भी पूरा एब्डोमेन पढ़ सकते हो। तो ये काफ़ी एक स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि आप सोचो आपके पूरे फर्स्ट पेपर में एब्डोमेन का बहुत बड़ा एक पार्ट रहता है, तो और होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसमें, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आपका एब्डोमेन स्ट्रांग है तो आप अच्छे खासे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। तो ये हो गया। एब्डोमेन में भी ध्यान रखना, आप अपने एटलास ले करके बैठो, अच्छे से एटलास रेफ़र करके पढ़ना। एब्डोमेन में मेन जो चीज़ें हैं वो है विसरा, बोन, पेरिटोनियम एंड पेरिनियम।
विसरा, बहुत सारे विसरास है इसमें। थ्योरी पेपर में भी आपको विसरा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो थ्योरी के लिए जब भी आप विसरा को पढ़ोगे तो इन 7 पॉइंट्स के अंदर आप पूरे विसरा को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि उसकी लोकेशन, कि वो विसरा कहाँ पे लोकेटेड है। देन दूसरा हो गया उसकी आर्टीरियल सप्लाई, देन उसका वेनस ड्रेनेज, देन उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड देन उसका रिलेशन, जो कि विसरल रिलेशन हो सकते हैं और पेरिटोनियल रिलेशन हो सकते हैं, एंड फाइनली उसका क्लिनिकल। तो एक रिलेटेड क्लिनिकल आपको ज़रूर पता होना चाहिए किसी भी विसरा से रिलेटेड। तो इन 7 पॉइंट्स के अंदर अगर आप विसरा को पढ़ रहे हो, किसी भी विसरा को, तो एक तो आपको पढ़ने समय आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो आप। दूसरा, आपको याद करने में आसानी होगी कि अच्छा इन 7 पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, तो इन 7 पॉइंट्स के अंदर एक एक पॉइंट, एक एक लाइन या एक एक वर्ड आपने याद कर लिया और आपका पूरा विसरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एंड देन आपको जब आंसर आप फ्रेम करोगे तो आंसर को फ्रेम करने में भी आपको आसानी होगी। सिर्फ इन 7 पॉइंट्स के अंदर आप लिखने जाओगे विसरा के बारे में तो पूरा विसरा आपने कवर कर लिया इन 7 पॉइंट्स के अंदर, और आपको मतलब याद रखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन बोन्स, तो बोन्स और विसरा के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल में डिटेल में बात करेंगे। देन हो गया पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जब भी आप अप्रोच करो तो वीडियो देख करके पहले अप्रोच करना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे पेरिटोनियम का फोल्ड कहाँ पे कैसा है, किस तरह से रिफ्लेक्टेड हुआ है पेरिटोनियम। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप पहले एक वीडियो देखना जहाँ पे अच्छे से पेरिटोनियम एक्सप्लेन कर रखा हो, उसके बाद आप टेक्स्ट को अप्रोच करना जो भी आप बुक से पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ने जाओगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज की कहाँ से क्या कैसे पेरिटोनियम का फोल्ड है, कहाँ पे किस तरह से वो रिफ्लेक्ट हुआ है, कैसे सारे ऑर्गन्स एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है और कौन कौन से ऑर्गन्स रेट्रो पेरिटोनियल है। ओके, सो नेक्स्ट है पेरिनियम। पेरिनियम भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है, प्लस इसका अच्छा खासा वेटेज भी होता है। तो इसको भी अप्रोच करने से पहले एक अच्छी सी एक वीडियो आप देख लेना यूट्यूब से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से। उसके बाद उसके टेक्स्ट से आप अप्रोच करना एंड बार बार आप चीज़ों को रिवाइज करना। सो नेक्स्ट है आपका ब्रेन या फिर न्यूरो एनाटॉमी। ब्रेन, हेड एंड नेक और इन्फेक्स, ये तीनों मैंने विश्राम सिंह से कर दी थी, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है काफ़ी सिंपल है और इसके जो डायग्राम्स है वो भी काफ़ी सिंप्लीफाइड है। तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और जो बीडीसी का लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है इन सारे सब्जेक्ट्स में, इन सारे टॉपिक्स में। तो समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है कि कैसे क्या लिख रखा है, कैसे ब्रेन के कौन से पार्ट का कैसा फंक्शन है। तो अगर आपके इनिशियल स्टेजेस में जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हो तो सिंपल तरीके से अगर आप उसको पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ भी आएगा, कम टाइम में आपको समझ में आएगा, और उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ पाओगे। विश्राम सिंह के जो डायग्राम्स वगैरह है वो भी बहुत सिंप्लीफाइड है, स्कीमेटिक डायग्राम्स है, तो समझने में आसानी होती है। क्योंकि जो एक्चुअल बॉडी के डायग्राम्स है वो तो आपको एटलस में भी मिल जाएंगे, बट अगर आपको समझना है कि हाँ ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, ये इस तरह से अरेंज है, तो अगर सिंप्लीफाइड वे में आपको अगर वो डायग्राम में शो किया हुआ है तो आपको समझने में आसानी होगी ऑब्वियसली। तो ओके, तो अब हम लोग ब्रेन देखते हैं। ब्रेन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये चीज़ें जो है ब्रेन में इम्पॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है ब्रेन के वो कैसे कैसे है, क्या क्या फंक्शन है वगैरह। देन क्रेनियल नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी कुछ क्रेनियल नर्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फेशियल नर्व हो गया आपका। देन गैंग्लियंस, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस, देन वेनस साइनसेस और आपके वेंट्रिकल्स। ब्रेन भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये इसमें भी चांसेस है कि आप भूलो, तो आप एक अच्छे से रिवीजन शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करना। जैसे अगर आप चाहो तो मेरा शेड्यूल दे सकते हो, मैंने इस टाइप का एक शेड्यूल बनाया था, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था। तो इसको यूज़ करना मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, बट आप सिंस अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें मैंने अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने अच्छे से लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है, तो आप वहाँ पे से जाके देख लेना। तो अब हम लोग देखते हैं हेड एंड नेक। हेड एंड नेक भी बहुत वास्ट है। जस्ट टू गिव यू बेसिक आइडिया कि क्या क्या है हेड एंड नेक में। तो हेड एंड नेक में फाशास आर इम्पॉर्टेंट, डीप सर्विकल फाशा है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे प्री ट्रेकियल फाशा हो गया और प्री वर्टिब्रल फाशा हो गया और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्विकल फाशा हो गया। ये फिर वो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, फिर उसका कौन सा पार्ट किस क्या चीज़ फॉर्म कर रहा है। जैसे कि डीप सर्विकल इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्विकल फाशा से ही आपका ये फॉर्म होता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। आई होप आई एम राइट। तो ऐसे आपको समझने में बहुत आसानी होगी अगर विसरा। बोन्स,
बोन्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे मैंडिबल हो गया, फेशियल बोन्स हो गए, हायोइड बोन हो गया। ये तो हेड एंड नेक के बोन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें मसल अटैचमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके नर्व सप्लाई, उसके एक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मेनली क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको जितने भी बोन्स है हेड एंड नेक के, उसके बोनी फीचर्स अच्छे से पता होने चाहिए। एंड इसके बाद इसका रिलेशन, जैसे कौन से नर्व इससे रिलेटेड है, कौन से नर्व इस ग्रुप से रिलेटेड है, कौन सा वेसल इस ग्रुप से रिलेटेड है, कैसे नर्व निकल के जा रही है, दूसरे ग्रुप से निकल रही है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए, रादर देन कौन सा मसल अटैच्ड है, उसकी क्या नर्व सप्लाई, उसकी क्या एक्शन है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हो कि किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से वाले पार्ट में। तो जैसे कि बोन्स आपके सुपेक्स में भी है, इनफेक्स में भी है, एब्डोमेन में भी, हेड एंड नेक में भी है, बट वहीं सुपेक्स, इनफेक्स और एब्डोमेन में मसल अटैचमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, बट वहीं हेड एंड नेक में मसल अटैचमेंट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं कि अच्छा इसके क्या मसल अटैचमेंट है, उसकी क्या एक्शन होगा, बट मेनली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं। और हेड एंड नेक के लिए डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर नजीब के जो लेक्चर्स हैं ना, वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो दो उनके जो वीडियोस है वो बहुत लंबे हैं, प्लस उनके साइट पे इतने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं है वीडियोस, बट जो भी वीडियोस है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। आप कोई भी पार्ट अगर आप नजीब सर के वीडियो से पढ़ोगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि मिडिल ईयर और ट्रेनिंग लेवल्स के लिए मैंने बुक पढ़ा ही नहीं, मैंने सर के वीडियोस देखे थे और उससे मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया था, और इतने अच्छे से रिलेशंस भी याद हो गए ना, मैं उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकती हूँ। अच्छा कि मिडिल ईयर में अगर मैं खड़ी हूँ तो सामने मेरे क्या पड़ रहा है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सा स्ट्रक्चर है, या कौन सी वॉल है, वहाँ से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, देन पीछे क्या चीज़ है, देन राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप सर के वीडियोस ले लो, उनके लेक्चर्स परचेज कर लो। एक तो उनका मतलब कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स अराउंड 800 और समथिंग पर ईयर। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपने लेट स्टार्ट किया, जैसे मैंने लेट स्टार्ट किया था तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था सारी वीडियोज़ देखने का और सारी चीज़ों को सर के वीडियो से पढ़ने का, बट आप स्टार्टिंग से अगर देखना स्टार्ट करोगे तो आप उनकी सारी वीडियोज़ को देख पाओगे और आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, कंसेप्चुअल बिल्डिंग में, फिजियोलॉजी वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देन साइनसेस, फिर नर्व्स इज़ इम्पॉर्टेंट। नर्व में बेसिकली क्रेनियल नर्व, जिसके बारे में मैंने ब्रेन में बात किया था, तो ब्रेन में भी वो आता है और हेड एंड नेक का भी पार्ट है। तो नर्व्स, देन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, फिर उसका क्या रीज़न है कि उस पार्ट को डेंजरस एरिया ऑफ द फेस बोलते हैं, तो उसका जो रिलेशन है वो आपके वेसल से रिलेटेड है। हेड एंड नेक को भी जब भी आप अप्रोच करोगे तो पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पहले कंप्लीट करना, एंड उसके बाद फिर जो बाकी टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करना, ठीक है। तो जो भी 10 ईयर्स की बुक आती है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन वाले बुक, उनमें दे रखा होता है कि कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा वेटेज है और यूजुअली किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये ऑब्वियसली पुराने डेटास पे बेस्ड होता है, पुराने स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होता है कि लास्ट 10 ईयर्स पे क्या क्या आया है। हो सकता है इसके बाहर भी आए, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि इन सारे टॉपिक से आपको आए। इनफेक्ट्स, अब इनफेक्ट्स में भी, सुपेक्स में जैसे मैंने बताया था, वैसे ही इन्फीरियर एक्सट्रीमिटीज़ में भी 5 ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। पहला हो गया बोन्स इसके, देन इसके वेन्स और फ्यू आर्टरीज, वेन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, देन नर्व्स, देन जॉइंट्स एंड आर्चेज ऑफ फुट। तो इन्फीरियर एक्सट्रीमिटीज़ को अप्रोच करने के लिए मैं बोलूँगी कि स्टार्टिंग में आप इसी ऑर्डर में अप्रोच करो। स्टार्टिंग में आप बोन्स करना, बोन्स अगर आप करोगे तो आपको जब भी आप वेन, नर्व, आर्टरी वगैरह पढ़ोगे ना, तो आपको रिलेट करने में आसानी होगी। आपको पता है कि कौन सा बोन का कैसा पोजीशन है, उसके कौन से पार्ट का क्या नाम है और कौन कौन से मसल्स उससे अटैच्ड है। तो आपको एक बेसिक ओरिएंटेशन मिलेगा कि मीडियली कौन सा मसल है, लैटरली कौन सा मसल है, ताकि जब भी आप नर्व का कोर्स देखोगे या फिर आर्टरी का कोर्स देखोगे तो आपको वो कोर्स को समझने में आसानी होगी। उसके बाद फिर आप वेन्स वगैरह करना, वेन्स, आर्टरी करना, फिर नर्व करना, देन जॉइंट्स आप करना, बिकॉज जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आर्चेज ऑफ फुट। हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रायोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है। तो एम्ब्रायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, एम्ब्रायोलॉजी को ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम दे के एम्ब्रायो को पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर ये भी नहीं सोचना है कि उससे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार हमारे टाइम में बहुत अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो देखा गया था। एम्ब्रायोलॉजी से इतने बड़े क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं यूजुअली, 10 मार्क्स के क्वेश्चन या 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 मार्क्स के क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एम्ब्रायोलॉजी से एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं, बट इतने बड़े क्वेश्चंस आए थे हमारे टाइम में।
तो हो सकता है कि आपके टाइम में भी आए। तो एम्ब्रायोलॉजी को नेग्लेक्ट मत करना कम्प्लीटली। आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हो एम्ब्रायो को, बहुत ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और एम्ब्रायोलॉजी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीडियोस को यूज़ करो, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा, तो आप अपने से उसको लिख भी पाओगे। तो आप अश्विनी सर के वीडियोस देख सकते हो एम्ब्रायोलॉजी के, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो अगर आपने उनके सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप अश्विनी सर के वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा आप रोज़े मैम के वीडियोस देख सकते हो, मैम भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, मैंने उनके भी काफ़ी सारे वीडियोस देख रखे थे। ये 2 सोर्सेज मैंने यूज़ किए थे एम्ब्रायो के वीडियोज़ देखने के लिए। और एम्ब्रायो में मेनली आप वीडियोज़ देख करके आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आपको बुक से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप बुक को यूज़ कर सकते हो, बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट में जाकर के वीडियोस देखना स्टार्ट करना, आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा एम्ब्रायो को देखना स्टार्ट कर देना और उससे छोटे छोटे नोट्स बना लेना, ताकि आप लास्ट के टाइम में उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ। और एकदम एम्ब्रायो को निगलेक्ट मत कर देना, क्योंकि अच्छे खासे आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर आपने एम्ब्रायो अच्छे से कर रखे। क्योंकि बहुत सारे लोग एम्ब्रायो को निगलेक्ट कर देते हैं, तो उनके कंपैरिजन में अगर आप एम्ब्रायो को अच्छे से करोगे तो आपका एक अपर हैंड होगा ऑब्वियसली। लास्ट पार्ट में जैसा मैंने बताया था, तो लास्ट पार्ट में हम लोग ऑर्डर देखेंगे कि किस ऑर्डर में आपको अप्रोच करना चाहिए सारा, और कितना टाइम आपको हर पार्ट में देना चाहिए। तो ऑर्डर अगर देखें तो सबसे पहले सुपेक्स, देन थोरैक्स, देन एब्डोमेन, देन ब्रेन करना। एब्डोमेन के बाद आप ब्रेन अप्रोच करना हेड एंड नेक से पहले, क्योंकि मैंने वैसे ही किया था और मेरे को लगा था कि काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप हेड एंड नेक से पहले ब्रेन करो। पर चाहो तो आप हेड एंड नेक भी पहले कर सकते हो। और हेड एंड नेक और इन्फेक्स में भी ऐसा ही है, पहले आप हेड एंड नेक कर सकते हो, फिर इन्फेक्स कर सकते हो, या फिर इन्फेक्स पहले फिर उसके बाद हेड एंड नेक। ठीक है, तो ये एक बेसिक ऑर्डर आप फॉलो करना। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना टाइम आपको हर एक सेक्शन में देना है। तो सुपेक्स में 1 मंथ, थोरैक्स में 1 मंथ, एब्डोमेन में 3 मंथ्स, ब्रेन में 2 मंथ्स, हेड एंड नेक में 3 मंथ्स एंड इन्फेक्स में 1 मंथ। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी दे रखा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और कहीं पे अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 12 मंथ्स के टाइम को अगर हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पे ये हो गया 3, 6, 9, 11। तो 11 मंथ्स यहाँ हो गए, और बाकी का जो 1 मंथ है वहाँ पे आप एम्ब्रायोलॉजी और बाकी हिस्टो और जनरल पढ़ सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। काफ़ी बड़ी वीडियो थी एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एनाटॉमी को अप्रोच करना है। एनाटॉमी काफ़ी एक वास्ट सब्जेक्ट है, बट इंटरेस्टिंग भी है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको अगर आप एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ने लगोगे तो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो डू शेयर माई वीडियोज़ विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑफ योर कॉलेज एंड अदर कॉलेजेस एज वेल। So do subscribe to my channel and do hit that bell icon next to it so that you get the notification whenever I post any video of this playlist, so that you get updated with all the videos of this playlist and you don't miss any of them. So thank you so much for watching and see you in the next one. Bye bye.